असुरों की जो व्यथा है, असुरों की जो कहानी है, उससे जो अनुसूचित जनजाति के बड़े नेता हैं, खासतौर पर आप जैसे नेता, अगर उनको कहानी कहेंगे तो फिर असली सच्चाई और उसके रिसर्च और अनुसंधान पर आप क्या कहेंगे? मैं कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि हम और आप तो देखे नहीं थे। जो क्या पढ़े आपने रामायण को देखा है? कहानी वो भी कहानी है। रामायण अगर भी एक कहानी है। एकदम कहानी है। अब नहीं, हम तो नहीं जानते हैं कि हम उस समय कोई बाप दादा तो हमको बताया नहीं था, उस पर नहीं जाए हम लोग। एक जाना कहाँ है सर? जाना कहाँ ये है कि अभी समाज को समरसता में लाना है। तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जय श्री राम के आक्रामक आक्रोश और जयघोष के बीच में है। तो क्या लगता है समाज को इसी आक्रोश समाज को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है? जो हो रहा है इस समरसता नहीं है, इसमें समाज को बांटा जा रहा है जो भी कर रहे हैं। झारखंड की जो असुर है वो खुद ही कुआं खोद कर पानी निकालती है सर, और सरकार की बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। सरकार लाख दावा करे सर, आप छाता सराय गांव जाकर देखें, इंडस न्यूज ने वहां पर अपनी रिपोर्टिंग की है सर। उनके घर में घुसता था, कोई अनाज नहीं पाता था। कैसे खाते हैं, कैसे जिंदा है, ये समझ में नहीं आता। तो मेरे दिमाग में वही बात थी कि राज्य सरकार सफल नहीं हो पा रही है अनाज पहुंचाने में। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7 और मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्या। आज हमारे साथ झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी मौजूद हैं। आज उनसे हम बात करते हैं झारखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर। झारखंड में जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, आने वाला चुनाव लोकसभा का है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस और मौजूदा सरकार की कहते हैं? देखिए, आज जो यहाँ आप आए हैं, हम आए हैं, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तैयारी के तहत यही सब हो रहा है। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए हैं। हमारे अविनाश पांडे जी और अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। पूरे राज्य में हर लोकसभा क्षेत्र में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है। जगह जगह उसकी मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, जो कमेटी के मेंबरान हैं, नीचे तक, माने ऊपर से लेकर नीचे बूथ तक हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि लोग हमारे साथ हैं इस बार, और ज़रूर हमारे कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट जहाँ जहाँ हम लड़ेंगे, इंडिया अलायंस के जो भी कैंडिडेट होंगे, सभी जगह जीत हासिल करेंगे। क्या लगता है सर कि जिस तरह से झारखंड सरकार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, ईडी के द्वारा लगातार समन किया जा रहा है उन्हें, और इस समन को आप लोग किस रूप में देखते हैं कि क्या यह राजनीतिक तौर पर ये ईडी का समन है, या वाकई जो है आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ कोई मसला है जिसको लेकर के आप जो है लगातार जो है चीज़ों को कई बार चुप्पी साधे रहते हैं, कई बार मुखर होकर बोलते हैं? आपका क्या सर व्यक्तिगत तौर पर मानना है इस ईडी के छापेमारी को लेकर के या ईडी के समन को लेकर? देखिए, एक चीज़ कहूँगा, मैं खुद इंडियन पुलिस सर्विस में 28-29 साल रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो काम होता है, मेरे तहत भी होता था, मेरे समय में भी होता था। तो हम वो नहीं कहेंगे, हम ईडी को नहीं कहेंगे कि कोई किसी तरह की अति कर रही हो। लेकिन एक बात है कि इसके जो संचालक हैं, मतलब केंद्र सरकार, वो राजनीति से प्रेरित होकर ये सब कर रही है। अब आज ही अखबार में पढ़ा मैंने कि इलेक्शन है अब 7 तारीख को, 7 नवंबर को, आज 27 हो गया अक्टूबर। आज पूर्व शिक्षा मंत्री के घर में छापामारी हुई राजस्थान के। मुख्यमंत्री के पुत्र को भी नोटिस देकर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो इस तरह की कार्रवाई इलेक्शन के समय में हो रहा है, तो क्या करिएगा? यही कहेंगे कि राजनीतिक उपयोग इसका ईडी का किया जा रहा है। सर, एक अलग सा सवाल है कि झारखंड जो सर है एसटी बाहुल्य क्षेत्र रहा है, और झारखंड में जो असुरों की स्थिति है, खासतौर पर नेतरहाट के आगे जो छातासराई इलाका है, और असुरों का जो उत्सव है जिसमें वो महिषासुर को अपना राज्य मानते हैं, और
पूरे झारखंड में असुरों की स्थिति आपसे सर छिपी नहीं है। किस तरह वो पानी की समस्या से, बिजली की समस्या से महरूम हैं और आज भी असुरों की जनसंख्या लगातार घट रही है। एक और असुर अपने महिषासुर मर्दन वाली घटना पर अपना मातम मनाते हैं। दूसरी ओर आपके कांग्रेस से जुड़े नेता रामलीला, राम कथा वाचन उसमें शामिल होने आते हैं। तो आप असुर के इस मातम को, दशहरा और हिंदू धर्म को लेकर के आपका क्या सर सोचना है? यह असुर कौन है और आपके नज़र में असुरों का यह मातम और आपके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा रामलीला के मंचन और राम कथा में शामिल होना, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, पूरी बात को हम समझें। असुर एक कम्युनिटी हुआ करती थी, लोहे के काम करती थी और जितने भी युद्ध होते थे उस समय पुराने काल में, उनके लिए अस्त्र का बनाने का काम करते थे जाति। असुर का राज भी था। गया जो है, गया असुर के का मालिकाना, वहाँ राजा थे गया असुर, नाम था गया असुर। और उन्हीं को मार करके अब वहाँ उनको मारा गया, हराया गया, मारा गया। ये कहानी है, सच्चाई हो सकती है, कहानी भी हो सकती है। ये है असुरों के साथ। कहानी कहकर क्यों ऐसा नहीं लगता है कि जैसे ही अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी कुर्सी पर आते हैं, बड़े नेता बनते हैं, उनको कपोल कहानी और कहानियों के रेंज में कहकर उसको बांट देते हैं और विषय से विषयांतर करते हैं। लेकिन मूल कहानियाँ, जो कल्पित कहानियाँ हैं रामायण की, जो कल्पित कहानियाँ अन्य चीज़ों के जिस पर आरोप लगता आ रहा है लगातार, लेकिन असुरों की जो व्यथा है, असुरों की जो कहानी है, उससे जो अनुसूचित जनजाति के बड़े नेता हैं, खासतौर पर आप जैसे नेता, अगर उनको कहानी कहेंगे तो फिर असली सच्चाई और उसके रिसर्च और अनुसंधान पर आप क्या कहेंगे सर? क्या ये नकली कहानी है? नहीं, आपके विचार से मैं सहमत हूँ सर। मैं कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि हम और आप तो देखे नहीं थे, जो पढ़े। क्या आपने रामायण को देखा है सर? नहीं, हम वो कह रहे हैं ना, उसी पर आ रहे हैं सर। कहानी वो भी कहानी है, रामायण भी कहानी है, एकदम कहानी है। अब नहीं, हम तो नहीं जानते हैं कि हम उस समय कोई बाप दादा तो हमको बताए नहीं थे। हम किताबों में पढ़े हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, संस्कृत वाले पढ़े हैं, रामचरितमानस पढ़े, 2 ही पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े। ऐसे 32-33 बोलता है कि राम जी की कथा पर है रामायण लिखी गई है, तो सब तो पढ़ा नहीं हो। वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ा हूँ और रामचरितमानस तुलसीदास जी का पढ़ा हूँ मैं। तो ये पढ़ाई में अब लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि जी ने अलग ढंग से चित्रांकन किया था, चरित्र चित्रण किया था भगवान राम का, और तुलसीदास जी उसको अलग ढंग से किए हैं। ये तो खुद ही वह है, जो पढ़ते हैं, अगर पूरा पढ़ें तो अलग अलग लेखक जो हैं, अलग अलग रचयिता जो हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। अब पेरियार का देख लीजिए, वो क्या कहे हैं, उस पर नहीं जाए हम लोग। एक जाना कहाँ है सर? जाना कहाँ ये है कि अभी समाज को समरसता में लाना है, एक होना है। ये बंट करके जाती सर, समाज की जो समरसता है वो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जय श्री राम के आक्रामक आक्रोश और जयघोष के बीच में है। तो क्या लगता है समाज को इसी आक्रोश, समाज को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि समाज को उसी धारा में जाना चाहिए? नहीं, मैं शब्द का प्रयोग किया समरसता। ये जो हो रहा है ये समरसता नहीं है, इसमें समाज को बांटा जा रहा है। जो भी कर रहे हैं, जो तत्व ऐसा कर रहे हैं, हमें कहना चाहिए सब मिल करके कि समाज को बांटने का काम हो रहा है। समरसता का मतलब कि सभी लोग मिल के रहें, सभी लोग मिलके एक साथ रहें, एक जैसा रहें और एक दूसरे की मदद करें। समरसता का यही मतलब मेरे ख्याल से है। तो ये है, असुर जाति थी और बहुत संपन्न जाति थी, बहुत उन्नत जाति थी अपने समय में, जो पढ़ते हैं हम लोग, है ना। लेकिन कालांतर में आप जानते हैं कि बाहर से ताकतें आती हैं और वो आक्रमण कर उसको दबाती हैं, उसको हराती हैं। अब दास कहते हैं, यही तो पढ़ते हैं। अभी कहानी में कहेंगे हम, ऐतिहासिक सच भी हो सकता है कि आए यहाँ के लोगों को हराए और उसको दास बनाए, है ना, उनको स्लेव बनाए, अंग्रेजी में दास बनाए।
तो लेकिन पीछे मुड़ के कितना दिन रहेंगे? आज के दिन में सर भी आज के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। हाँ। सर आज भी जो है असुर जनजाति का जहाँ इलाका है, जो क्षेत्र है, वहाँ बॉक्साइट से जुड़ा हुआ प्रक्षेत्र है। बड़ी कंपनियां, कारपोरेट कंपनियां आती है और जमीन को खोद कर जो है धन अपने पॉकेट में संग्रह करती है, अपने संसाधन का, झारखंड के संसाधन का उपयोग करती है। लेकिन झारखंड की जो असुर है वो खुद ही कुआं खोद कर पानी निकालती है सर, और सरकार की बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। सरकार लाख दावा करे सर, आप छाता सराय गांव जाकर देखें, इंडस न्यूज ने वहां पर अपनी रिपोर्टिंग की है सर, आज भी वहां लोग सर बुनियादी सुविधाओं के लिए महरूम है। और आज भी वहां सर लाख आपका प्रशासन जो है और आपकी सरकार दावा करे, इससे पहले भी जितनी भी सरकारें थे, चाहे आपकी सरकार नहीं हो, लेकिन आदिवासियों के हित के साथ, आदिवासियों के साथ जुल्म हुए हैं सर, और लगातार इस जुल्म से इनकार नहीं किया जा सकता। असुर इसके उदाहरण है। आपका क्या मानना है सर? देखिए, जितना होना चाहिए आजादी के बाद भी विभिन्न सरकारों द्वारा इनके उत्थान की, इनके प्रोग्रेस के लिए नहीं किया गया है। अगर ये गिरे हुए हैं, नीचे हैं, तो सरकार का धर्म होना चाहिए था आजादी के बाद। पहले तो अंग्रेजी लोग थे, उनकी बात नहीं करेंगे हम। उनको उठाना पहला कर्तव्य होना चाहिए सरकार का, वैसे लोगों को उठाना। सर आप सरकार में हैं सर, और क्या आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? ओहो, मैं शुरू से कर रहा हूं, मैं तो आज हूं। मैं 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूं। उस तो समय से आपने वर्तमान दौर की भी बात की कि तब की बात छोड़ दी जाए, हाँ। अभी नए दौर की बात की जाए, तो नए दौर में सर आप तो एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए, आपके पास तमाम तरीके वित्तीय अधिकार भी हैं और आप वित्त मंत्री भी हैं सर। जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बन रहा था, उस समय मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का अध्यक्ष हुआ करता था। भारत सरकार की खासियत है कि जो बिल तैयार होता है पार्लियामेंट में पेश करने के पहले कमीशंस को भेजा जाता है, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब का कमीशन हो या शेड्यूल्ड कास्ट का कमीशन। वो मेरे पास भेजा गया, कमीशन में भेजा गया, हम लोगों ने देखा। तो उसमें कहा गया कि तुरंत दे दीजिए, इसका जल्दी से पेश करना है। हमने कहा कि तुरंत नहीं देंगे, पढ़ेंगे। तो फिर सेक्रेटरी आ गए, फूड सेक्रेटरी हुआ करते थे, कोई गुप्ता जी थे उस समय, तो आ गए, बोला कि सर जल्दी कर दिया। हम कह आप बैठिए यहाँ पर, ये मेरे आपत्ति है। अगर कहिएगा कि अनाज, राशन का अनाज राज्य सरकार पहुंचाए हुए तो संभव नहीं है, अभी तक फेल की है राज्य सरकार, ये मैंने स्पष्ट कहा, फेल की है। जंगलों पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी हैं, उन तक अनाज नहीं पहुंचता है। तो मैंने जुड़वाया, सेक्शन 30 होना चाहिए, बहुत दिन हो रहा भूल रहा हूँ, सेक्शन 30। मैंने कहा कि आदिवासियों, खासकर जो जंगल पहाड़ में रहते हैं, उन तक अनाज पहुंचाने की जिम्मेवारी न केवल राज्य सरकार की हो बल्कि भारत सरकार की हो। आप पढ़ लीजिए उसको सेक्शन पर। वो मैंने कराया, क्योंकि मेरा अनुभव था कि मैं घूमता था, आप जहाँ कह रहे हैं जिस इलाके में, बिशुनपुर इलाके में या उधर से आगे बढ़िया महुआ डांड के इलाके में असुर भाई हैं, या इसमें चतरा में असुर काफ़ी संख्या में हैं, उनके घर में घुसता था तो कोई अनाज नहीं पाता था। कैसे खाते हैं, कैसे जिंदा हैं, ये समझ में नहीं आता था। पत्रकार लोगों को ले जाता था मैं, टीवी वाले को, चैनल वाले को ले जाता था मैं, वो भी तज्जुब करते कि सर इस पर तो है नहीं घर में कुछ, ये खाता कैसे है। तो मेरे दिमाग में वही बात थी कि राज्य सरकार सफल नहीं हो पा रही है अनाज पहुंचाने में उन लोगों तक, इसलिए भारत सरकार की भी जिम्मेवारी है। उसी सेक्शन के तहत, उसी प्रावधान के तहत पूरे देश में डाकिया योजना चलाया गया, तो वो अनाज नहीं लेने आएंगे। पीवीटीजी के लोग, जो आदिम जनजाति जिसको कहते हैं, वो उनको अनाज पहुंचाया जाएगा, घर घर तक, है ना, पहुंचाया जाएगा। और डाकिया योजना सभी जगह चल रही है, यहाँ भी चल रही है, झारखंड में भी। हम लोग दिए हुए वीडियो को, जहाँ वीडियो है, जिस क्षेत्र में इनकी आबादी है, उनकी जिम्मेवारी है कि घर तक अनाज पहुंचाना। घर तक कभी हम लोग दे रहे हैं राशन कार्डधारियों को धोती, साड़ी और लुंगी, उन तक पहुंचाया जाए। ये सारी व्यवस्था इस सरकार में हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। कहीं कहीं गड़बड़ी होती है, चूक होती है, उसको छोड़ करके व्यवस्था यही है कि घर तक उनको पहुंचाया जाए। अब
मैं नहीं, आपसे मैं सहमत हूँ या किसी से भी सहमत होऊंगा सर मैं खुले रूप से बोलूंगा कि जो होना चाहिए था इन लोगों के साथ, पीबीटी जी खास करके, जो जंगलों पहाड़ों में रहते हैं आदिम जनजाति के लोग, उनके साथ बहुत न्याय नहीं हो पाया है। विकास उनके पास तक पहुंचा नहीं है। सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली लगी हुई है लेकिन बिजली जल रही है कि नहीं इसका पता किसी को नहीं है। वो बेचारे भोगी हैं, वही जानते हैं, बाकी लोग दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। वो शिकायत करने भी नहीं आ पाएंगे, सड़क है ये नहीं तो कहाँ से आएंगे। ये सब है कमी, बहुत कमी है। और मैंने शुरू में कहा आपको कि जितनी सरकारों को करना चाहिए थे, बेचारे निचले स्तर पर हैं विकास के, जिनको आगे बढ़ाने के लिए जितना करना चाहिए था, किसी सरकार ने पूरा नहीं किया है। मैं आज के दिन में इस सरकार में रहते हुए बता रहा हूँ। ये हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के कद्दावर नेता रामेश्वर उरांव जी। बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ इन्होंने अपनी बात को रखी है, जिस बात को रखने का साहस बहुत अमूमन नेता और राजनेता करते नहीं, बल्कि दिल की बात ये सुनते हैं और वही बात उनके जज्बातों में सामने आती है। अभी आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7, कैमरामैन दीपक के साथ मैं डॉक्टर सोमनाथ आर्या। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडस न्यूज़ 24/7।